हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा हम सब जानते हैं कि यूपीएससी सीएससी 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है वो बेसिकली रिलीज हो चुका है और अब बारी है 2026 से प्रीलिम्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं 2026 का जो यूपीएससी सीएससी जो प्रीलिम्स है वो होने वाला है 24 मई को। और अगर हम बात करते हैं अप्रोक्स 79 to 80 डेज हमारे एग्जाम में नेट बचे हैं। और मैं आशीष कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यार्थी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि लास्ट 80 डेज में आप कौन सी स्ट्रेटेजी को अपना के आप अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आप आराम से उसको क्रैक कर पाएं। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैं ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्शन ऑफिसर यूपी गवर्नमेंट में मैं सर्व कर रहा हूं। चलिए तो बात करते हैं इस 80 डेज के रोड मैप को, जो कि है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसको मैंने 3 पार्ट के अंदर बाइफरगेट किया है। पहला जो फेज आप देख पा रहे हैं वो है यहाँ पर फाउंडेशन फेज, जिसमें आप फाउंडेशन रिवीजन करेंगे 1 to 30 डेज के लिए। सेकेंड जो फेज है वो है आपका टेस्ट प्रैक्टिस फेज, जो है आपका अगेन 30 डेज के लिए। एंड लास्ट जो थर्ड फेज है आपका जो फाइनल रिवीजन फेज है वो आपका लास्ट 20 डेज के लिए। अगेन मैं यहाँ पर इस चीज को बहुत ही क्लियरली बता देना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो ये सोच रहा है कि अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अगर मैं इन 80 डेज की स्ट्रेटेजी को देखकर एग्जाम क्रैक कर पाऊँ, तो सॉरी दोस्त, वो पॉसिबल नहीं है। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी 6 महीने 7 महीने साल भर तैयारी करी है। इन 80 डेज को वो थोड़ा सा चैनलाइज करके अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाए। दैट्स इट, क्लियर। ये कोई वो नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया तो आप क्रैक कर पाएंगे एग्जाम। ये बिल्कुल नहीं है आपका। केवल ये आपके 80 डेज को कैसे आप चैनलाइज करेंगे ये उसके लिए है आपका। ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो वेटेज हैं प्रीलिम्स ट्रेंड में। अगर हम बात करते हैं स्पेशली फ्रॉम द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, अगर हम बात करते हैं पॉलिटी में ऑन एन एवरेज 12 to 15 क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में तो 15-20 अगेन एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है। ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करते हैं अगेन 10 to 12 क्वेश्चन है। इकोनॉमी 15 to 12। इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं अगेन 10 to 12 है आपका। साइंस के लिए 8 to 10 है। और करंट अफेयर्स 20 to 25 है अगेन। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन को यहाँ पर काउंट नहीं किया है जो आपके कोर सेक्शन को करंट ओरिएंटेड लिंक करते हैं। अगर आप वेटेज देखें तो इस हिसाब से ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो अराउंड 15 to 20 तक चला जाएगा। इन्वायरमेंट हो गया आपका, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये केवल आपका स्टैटिक कंसर्न है। अगेन जो यहाँ पर जो मिसलिनियस है आप उसको करंट अफेयर्स में ही कंसिडर कीजिएगा अभी यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपना फेज 1 जो फाउंडेशन रिवीजन है उसको आप कैसे करेंगे आपका डे 1 से लेके डे 30 तक। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना और साथ में पीवाईक्यू को एनालिसिस करना। ध्यान दीजिएगा। और ये जो पीवाईक्यू एनालिसिस आप देख पा रहे हैं ये आप अराउंड 10 to 15 ईयर्स के अगर आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं डे बाय डे तो आपको वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। किस तरीके से आपको पूरे 24 आवर्स को 8 to 10 आवर्स के अंदर बाइफरगेट करना है। अब अगेन ये आपके कैसे आपका माइंडसेट है, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आप चैनल को अपने डे को चैनलाइज करते हैं, तो ये आपका 6 to 7 आवर्स के अंदर भी हो सकता है आपका मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 to 12 आवर्स भी आपको लग जाए। ठीक है, अगेन ये आपके अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग सेशन में। और अगेन अगर मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप जब भी उठते हैं आप अपने हिसाब से इसको फिगर आउट कर सकते हैं। क्लियर। थोड़ा यहाँ पर हम कैसे 30 डेज को फिगर आउट करने वाले पर उस बारे में हम बात करते हैं। ये आपका मॉर्निंग स्लॉट है 3 to 4 आवर्स का, जिसमें आप डे 1 से लेके डे 5 तक आप करेंगे पॉलिटी। देन डे 6 to डे 9 तक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। देन आपका डे 10 से लेके डे 12 तक आप करेंगे एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री। देन 13 to 16 आपका हो गया ज्योग्राफी। 17 to 20 में आप करेंगे आपका इकोनॉमी। 21 to 23 इन्वायरमेंट। 24 to 26 साइंस एंड टेक। एंड 27 से 30 आपका आर्ट एंड कल्चर। क्लियर। अगेन ये आप अपने हिसाब से चीजों को चैनलाइज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ज्योग्राफी को ज्यादा दिन देने हैं तो आप ज्योग्राफी को अपने हिसाब से अरेंज उसको कर सकते हैं। बट ये एक थोड़ा सा एक आपको चैनलाइज करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका मॉर्निंग या जो आपके कोर सेक्शन है, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट को एक डीप और 1 टाइम स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना है पीवाईक्यू को साथ में रखते हुए। ठीक है, सेकेंड सेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं वो है आपका आफ्टरनून सेशन। 2 से 3 घंटे का होना चाहिए आइडियली। अगर हम बात करें पेपर टाइम 2 घंटे का है तो 2 से 3 मैंने यहाँ पर रखा है।
यहाँ पर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे 2011 से लेके 2024 तक, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए। अगेन यहाँ पर आपका डे था ये, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करता हूँ आप यूपीएससी के सीएसई एग्जाम के साथ साथ समझनेगा, सीएसई के साथ साथ अगर आप सीडीएस एग्जाम और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को भी अगर आप साथ में कंसिडर करते हैं अपने कोर सेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इवनिंग का स्लॉट होने वाला है 2 घंटे का, ये आपका फ्रॉम द डे 1 से लेके डे आपका लास्ट अगर हम बात करते हैं टिल आपका 75 या 76 डेज तक आपको अपने करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना है, और एटलीस्ट लास्ट 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स को अगर आप चैनलाइज करते हैं, कोर सेक्शन से लिंक करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें यूपीएससी एग्जाम के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर आप कितने अवेयर हैं चीज़ों को लेके, वो चीज़ आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नाइट सेशन में अगर मैं बात करता हूं तो आप अपने क्विक रिवीजन और शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं, ये आपके लिए और कंसर्न है, क्लियर। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, आपको साथ में इकोनॉमी पढ़ना है जो करंट ओरिएंटेड है, एनवायरमेंट पढ़ना है करंट ओरिएंटेड, तो आप अपने लास्ट का जो 1 घंटा है दिन रात का, आप उसको अपने हिसाब से फिगर आउट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें इस पूरे फेज 1 का अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल जो पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होने वाला है, इस बारे में बात कर लेते हैं। एक तो आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट अपने जो कोर सेक्शन है उसको आप डीपली डाइव करके रिवाइज कर पाएंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अगर आपने डेली एक मॉक टेस्ट भी दिया तो 30 से 35 मॉक टेस्ट के आसपास, अब क्या कंसर्न क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे साथ मेरी पॉलिटी 2 दिन में हो गई है, तो मैं उस 2 दिन को एक और मॉक देके, मतलब इस तरीके से आप 30 to 33, 34 या 35 प्रीवाईक्यूज आप एनालिसिस कर सकते हैं एंड आपको उसको डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट आपके पास हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स होंगे। इन केस आपके पास है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो आपके पास जो भी सोर्स है आप उससे पढ़ें। अगेन मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट सोच रहा है कि इन चीजों को फॉलो अप करके वो एग्जाम क्रैक कर पाएगा और उसकी प्रीवियस कोई तैयारी नहीं है, तो दोस्त वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो फेज 2 है, जिसमें हम बात करेंगे टेस्ट प्रैक्टिस फेज जो है आपका, इसे हम टीपीपी बोलेंगे आपका। अगेन ये भी आपका पूरा 30 दिन का है, जिसमें अगर हम बात करते हैं आप इस चीज को जो साथ है आपका, आप इसको 4y इसको आप रिवाइज करें, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे आपका, क्लियर। जैसे हम बात करते हैं डे 1 आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया आपका, क्लियर। अगेन पॉसिबल है आप साथ में एक आपका जीएस का और सीसेट आप दे सकते हैं। डे 2 आप पूरा मॉक को आप एनालिसिस कीजिए। डे 3 अगर हम बात करते हैं पॉलिटी एंड इकोनॉमी रिवीजन हो गया। डे 4 आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट रिवीजन हो गया। डे 5 हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर हो गया। डे 6 साइंस एंड टेक हो गया, और 7 में सी सेट प्रैक्टिस हो गया। अगर आपकी तैयारी जनरल स्टडीज में ठीक ठाक है तो आप सी सेट को डेली 2 से 3 घंटे स्लॉट के अंदर आप कवर अप कर पाएंगे। क्योंकि मैं क्यों बात कर रहा हूं समझिएगा, आपने ऑलरेडी यहां पर आपके पास एक क्रिस्प नोट्स होगा कि अगर जस्ट एग्जांपल मेरे को अगर पॉलिटी को 2 घंटे में रिवाइज करना है तो आपके पास क्रिस्प नोट होंगे। अगर मेरे को पूरी इकोनॉमी को 2 से 3 घंटे में रिवाइज करना है तो आपके पास होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी डीप डाइव जो आपकी रिवीजन है वो आपने ऑलरेडी यहां पर किया हुआ है। गॉट इट, ठीक है। तो ये हो गया 7। आप इसी तरीके से मल्टीपल टाइम, जैसे एग्जांपल ये आपका 1 वीक हो गया, ऐसे ही आप 4 वीक कंटिन्यू करें तो आपको एक चीज यहां से इनहेंस होगी कि आप अपने एक तो मॉक टेस्ट में उसमें आपका ग्रेजुअली जो स्कोर है वो आपका इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते हैं तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कमी आपको पता होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है और मेरे से वो क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आपने बैकएंड में जो डीप डाइव आपने रिवीजन किया, आप जाएंगे अपने नोट से फिगर आउट करेंगे और अपनी जो भी एरर है उसको आप रेक्टिफाई करेंगे। इस तरीके से आपका जो वीक सेक्शन है वो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वो आपका एक कोर स्ट्रेंथ आपकी बनती चली जाएगी, क्लियर। अब अगर आप देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल अगर आपने दिन में 2 मॉक टेस्ट या फिर हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट दिया तो आप अप्रोक्स 12 से 15 फुल लेंथ देख पाएंगे, और ग्रेजुअली जो आपका स्कोर है वो 90 प्लस होना चाहिए, क्लियर। और 90 प्लस हवा में नहीं होगा, वो आपके लिए 3 स्ट्रेटजी हैं कि आपकी जो भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे, क्लियर।
शॉर्टेड जो आपका गेसिंग मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेटमेंट पता है, दो नहीं पता है या तीन नहीं पता है, तो उस केस में अगर आपको लगता है कि आपका गेस वर्क काम नहीं कर रहा, देन प्लीज गो एड, ठीक है, अपने कोर्स सेक्शन को और रिवाइज कीजिए और स्ट्रेंथनिंग कीजिए। मैं यहाँ पर किसी भी फ्रेश चीज को पढ़ने एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। जो चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है आप केवल उसी को पढ़ें। आपके पास जो भी रेलेवेंट सोर्स है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, किसी भाई बहन के नोट्स हैं, या फिर आपके सेल्फ हैंडमेड नोट्स हैं, देन प्लीज आप उसी पे स्टक रहिए। किसी भी और फर्दर किसी के कहने से या मेरे कहने से भी आप अपने सोर्स चेंज मत कीजिए। क्लियर? लास्ट मोमेंट पे अपने सोर्सेज को चेंज करना अपने लिए गड्ढे खोदने के बराबर है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? फिर हम बात करते हैं फेज 3 के लिए। ठीक है, फेज 3 हमारा फाइनल रिवीजन है, ये ध्यान दीजिएगा। आप इसको 3 अगेन स्लॉट में आप डिवाइड करेंगे। पहला जो स्लॉट है आपका वो मॉर्निंग स्लॉट 3 घंटे का, जिसमें आप हर एक दिन अपने कोर सेक्शन को फिर से रिवाइज करेंगे। दूसरा अगर मैं बात करता हूं जो आफ्टरनून स्लॉट है, उसमें आप अपना एक मॉक टेस्ट जरूर दें। तीसरा जो स्लॉट है आपका वो है इवनिंग, जिसमें आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। क्लियर? और नाइट स्लॉट में अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो आप सी सेट जरूर प्रैक्टिस करें। क्लियर? अगर मैं आपको एक चीज है, आप किसी भी रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, क्लियर, ऑन एन एवरेज 100 से लेके 120 पेज के अराउंड आपको लगता है। जैसे मान लेते हैं आपका एवरेज इतना है, ठीक है। अगर हमें 8 महीने करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्लियर, तो अगर आप देखें कि एक दिन में अगर आप 30 पेज ही पढ़ रहे हैं तो 8 4 जा 32, ठीक है। 32 डेज के अंदर आप अपने पूरे 8 महीने के रिवाइज कर पाएंगे। क्लियर? फिर आप सेकेंड रिवीजन में अगर मैं बात करता हूं, आप थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। क्लियर? आप 50 पेज पर डे लीजिए, तो उस हिसाब से आप और जल्दी कर पाएंगे। और लास्ट में जब आपने थर्ड और फोर्थ या फिफ्थ रिवीजन में होंगे तो आप हर एक दिन एक अपने जो पूरा जो करंट अफेयर्स है उसको आप रिवाइज कीजिए अगेन। क्लियर? करंट अफेयर जब आप पढ़ते देखो कि उसमें पॉलिटी का सेक्शन होता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है आपका, इंटरनेशनल रिलेशंस है, साइंस एंड टेक है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, प्लेसेस इन न्यूज है, न्यूज इन शॉर्ट होता है, एंड साथ में जो भी फेमस पर्सनैलिटी है। क्लियर? इस तरीके से आप करंट जो स्टैटिक है वो भी कवर करेंगे, एंड जो आपके कोर सेक्शन है उसको भी आप कवर करेंगे आपका। क्लियर? एंड सी सेट को आपको डेली आपको 2 घंटे देने हैं फ्रॉम द डे 1 से लेके डे एंड तक। क्लियर? बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका कोर सेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है बट सी सेट में लैक होने वजह से वो अपना प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते। क्लियर? एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका प्रीलिम्स में 2 नंबर 4 नंबर से अगर स्कोर रहता है, और अगर आप देख जानते हैं, या मैं आपको एक चीज समझाऊं, आप किसी भी एग्जाम में 10 नंबर को इंक्रीज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये रियल ट्रूथ है। हवा में नहीं होती कि आपने एक लेक्चर देखा 4 नंबर 6 नंबर कभी नहीं बढ़ते हैं, ये तो बस केवल वो नॉर्मल चीज है। लिटरली सीरियस होने को पता है कि अगर मेरा स्कोर 90 आ रहा है तो उन्हें 90 से 100 या 110 करने में मेरी पूरी जान लग जाएगी उसको, और ये रियल ट्रूथ है। बट जो एस्पिरेंट इस 20 नंबर को 10 नंबर को अगर इनहेंस कर पाता है तभी वो अपना एक स्कोर क्रिएट कर पाता है। और आज जो हम देख पा रहे हैं कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, 3 4 4 अटेम्प्ट देने के बाद, अटेम्प्ट इन द सेंस कि हमें कोई और सर्विसेज अलॉट हुई हैं, हमें फिर से हमने कुछ और बेटर करा है, देन फिर हमें रैंक लेके आए, ठीक है। और आपको पता होगा कि अगर आपके पास आईएएस और आईपीएस है देन उस केस में थोड़ी सी दिक्कत है, आपका सेंट्रल ए गवर्नमेंट अगर आपकी ग्रुप ए सर्विसेज है तो भी आप एक ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, नहीं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो अब थोड़ी चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप काम करें तो डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ ना कुछ क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। एंड आप सभी के लिए कुछ टिप्स हैं आपका, जो आप बैक मॉक टेस्ट जो स्ट्रेटजीज वगैरह में हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, चाहे वो प्रीलिम्स है, आपका GS1 है या सी सेट है, दोनों 2 घंटे पेपर होते हैं, तो मॉक टेस्ट को 2 घंटे में ही सोल्व करें, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके 120 मिनट, दैट्स इट, ठीक है। और आइडियली अगर हम बात करते हैं वीक में मिनिमम 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए आपका। क्लियर? और जो आइडियल टारगेट एग्जाम था आपका 15 से 20 मॉक टेस्ट हो जाने चाहिए आपके एग्जाम से पहले। क्लियर? तीसरा अगर हम बात करते हैं मॉक टेस्ट देने से पहले हमेशा लाइट रिवीजन जरूर करें, चाहे वो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कोर सेक्शन है या फिर करंट अफेयर्स है। क्लियर? और हमेशा अपने
पेपर को 2 राउंड के सॉल्व करा करें। पहला जो राउंड है आपका वो पहले उन क्वेश्चन के लिए जिसमें आप 100% श्योर है, मतलब आपने 4 ऑप्शन में से 3 को क्या कर दिया, आपने एलिमिनेट कर दिया और तो बचा आपके पास बिल्कुल सही। राउंड 2 क्या होता है, जहां पर आपने बेसिकली 2 आपने एलिमिनेट कर दिया तो आप वहां पर एलिमिनेशन यूज कर पाएंगे। क्लियर। और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, जैसे 1 घंटे के बारे में अगर हम बात करते हैं 1 से 60 मिनट तक जो आपके इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर आपके जो रेस्ट 20 मिनट्स हैं अगर हम बात करते हैं तो वो आपके मॉडर्न क्वेश्चंस के लिए हो गया, और जो रेस्ट के 20 मिनट्स हैं वो आपके गैस या फिर एलिमिनेशन के लिए। ये आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा चैनलाइज कर सकते हैं, ये कॉल आपका है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं अटेम्प्ट कैसे करना है, सेफ अटेम्प्ट अगर हम बात करते हैं 55 से 60 है आपका। थोड़ा सा अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो 20-25, तो आपको एटलीस्ट 80 से 85 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको अपनी जो एक्यूरेसी है उसका भी आइडिया लग जाएगा। क्लियर। एक्यूरेसी के बारे में अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए तो 65 से 70% की एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। 9 मिस्टेक्स अगर हम बात करते हैं आपका जो है नोटबुक बनाने के बारे में। क्लियर। जब कभी भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं एटलीस्ट आप हमेशा आपकी जो भी गलतियां हैं आप उसको जरूर अंडरस्टैंड करें। क्लियर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक जो सीरियस एस्पिरेंट है, या फिर मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने हमेशा अपने मॉक टेस्ट से कुछ ना कुछ निक सीखा है। जैसे एग्जांपल ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो भाई क्वेश्चन गलत होने की 2 ही चीज है, या तो आपने टॉपिक की बिल्कुल डिटेल क्लैरिटी नहीं है, दूसरा आपने क्वेश्चन को सही से नहीं समझा है, तीसरा आपने नहीं पढ़ा है। तो नहीं पढ़े वाला होने वाला क्वेश्चन की चांसेस बहुत कम होती हैं क्योंकि हम 1 साल देते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली गलती बहुत ज्यादा है, या फिर हमने क्वेश्चन को नहीं समझा है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 20 से 30% है। और 70 to 80% जो कंसर्न है आपका वो केवल यही है कि हमें टॉपिक की डीप क्लैरिटी नहीं, दैट्स इट, ठीक है। जितने भी आप मॉक टेस्ट दें उसमें देखिए आप गलती कहाँ हुई है, उनको रेक्टिफाई कीजिए, तभी आप और स्ट्रेंथनिंग कर पाएंगे। पीवाईक्यू को देते वक्त यूपीएससी टाइप के ट्रैप से जो बनते हैं उनसे बचिए। पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, भाई कहीं पर ओनली दिया है, नो दिया है, दैट दिया है आपका, तो ये सब चीजें नॉर्मल है आपकी। क्लियर। जो आप तुक्का फिट करते हैं, रैंडम गैस है, उसको आप अवॉइड कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। स्टैटिक और करंट को आप लिंक करें, वो इंपॉर्टेंट, जैसे हम बात करते हैं बहुत क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं स्टैटिक, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक मिनट देता हूं। क्लियर। स्टैटिक और करंट अफेयर मिक्स होते हैं, इन्वायरमेंट और कन्वेंशन हो गया, और इकोनॉमी और स्कीम्स हो गया, अगेन तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे। क्लियर। डिफिकल्ट मॉक टेस्ट से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, टेस्ट सीरीज का लेवल हमेशा टफ होता है एज कम्पेयर टू यूपीएससी एग्जाम्स। क्लियर। क्योंकि हम सब में क्या होता है कि भाई हमने यार उस पर्टिकुलर की सॉल्व करी है, यार पसीने छूट गए तो भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या बुराई है, तो उसे डिमोटिवेट नहीं होना, उसको मोटिवेट तौर पे लेना है उसको। क्लियर। सब्जेक्ट वाइज अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें, उसको स्ट्रॉन्ग करो। क्लियर। और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। क्लियर। मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द की टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट्स इट। क्लियर। मेंस नहीं है कि आपके राइटिंग स्किल्स में नंबर मिलेंगे, यहां पर आपने कितना ज्यादा डीपली रिवाइज किया है, कितना ज्यादा आपने मल्टीपल टाइम चीजों को फिगर आउट किया है। पीवाईक्यूज में अगर कोई लूप बना है उस पर्टिकुलर सब टॉपिक से तो वो सारी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैप बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज्योग्राफी के लिए। सी सेट को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ 30 डेज लिखा है, आप एटलीस्ट 60 डेज तो आप सी सेट को जरूर दें, और डेली 2 to 3 आवर्स डेली दीजिए। हालांकि हम बोलते हैं कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, बट टू बी वेरी फ्रैंक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज रिपीट कीजिए, पीवाईक्यू 3 से 4 बार भाई रिवाइज करना, क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कीजिएगा, अगर ऑलवेज है, ओनली है, नन है, तो हाई चांसेस है कि आपके एक्सट्रीम ऑप्शंस हो सकते हैं। क्लियर। और फाइनली अगर मैं बात करता हूं लास्ट 30 डेज के अंदर आप अराउंड 15 to 18 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, बोथ आपका GS1 और सी सेट के लिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मंडे से इसी पैटर्न पे हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपका, रात के 8 बजे, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा विद्यार्थी आईएएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर।
क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट है यार, बेस्ट मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ये मैंने कहीं पढ़ा था और ये बहुत अच्छी चीज है कि मॉक टेस्ट से मार्क्स नहीं, अपने आप को इंप्रूवमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। आपको अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो वीकनेस है, उसको केवल स्ट्रॉन्ग करना, दैट्स इट। तो मॉक टेस्ट में मार्क्स मायने नहीं रखते, मार्क्स मायने रखते हैं आपके रियल एग्जाम के। मॉक टेस्ट ये करना है, हमें केवल अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। इंप्रूवमेंट होता है तभी मॉक टेस्ट हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। इसीलिए बोलो, जहां पर भी गलती है उसको रिवाइज कीजिए, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेली 8 PM के सेशन जुड़ना ना भूलिएगा। क्लियर। मंडे टू फ्राइडे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रियल क्वेश्चंस के लेवल को आप फील कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और अगर हम बात चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। विद्यार्थी आईएएस के चैनल पर आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द सेशन, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।